नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी बायोलॉजी की, जिसमें हम बायोलॉजी के 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मानव जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने नर जनन अंग यानी कि नर जनन अंग के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम मानव जनन अंग में प्राथमिक जो जनन अंग होता है वृषण, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज की स्लाइड में हम आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज वृषण की आंतरिक संरचना पर, क्योंकि वृषण के बारे में आप पढ़ चुके हो। वृषण के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हम वृषण के बारे में पढ़ चुके हैं। वृषण क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, ये आपको सब उस वीडियो में बता दिया गया है। जैसे वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उदर गुहा का तापमान नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जो कि वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? स्क्रोटम में, जो यानी वृषण कोश होता है, इसको स्क्रोटम कहते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले वृषण की आंतरिक संरचना पर। वृषण की आंतरिक संरचना। तो वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो वृषण जो होते हैं, वृषणीय संपुट से ढके हुए होते हैं। वृषणीय संपुट से ढके होते हैं। वृषणीय संपुट से ढके रहते हैं। इसमें वृषण के चारों ओर वृषण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। नंबर 1 है आपका ट्यूनिका। वेजाइनेलिस। तो नंबर दूसरा है जो वो है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वृषण होते हैं जो वो वृषणी संपुट से ढके रहते हैं। इसमें वृषण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्यूनिका वेजाइनेलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होता है वो आपका दो आवरण का बना होता है। यानी कि पहले ट्यूनिका वेजाइनेलिस यह क्या होता है? यह बाह्य आवरण होता है। यह बाह्य आवरण होता है जो दो पेरिटोनियम स्तरों का बना होता है। जो दो पेरिटोनियम स्तरों का बना होता है। नंबर 1 पेराइटल पेरिटोनियम और नंबर दूसरा है विसरल पेरिटोनियम। तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होता है यह बाह्य आवरण होता है जो दो पेरिटोनियम इस तरह का बना होता है। नंबर 1 पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम।
अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या होता है, इसको देखते हैं। तो यह बाह्य आवरण होता है, तो ये आपका क्या होता है, यह आंतरिक आवरण होता है, यह आंतरिक आवरण होता है। यह संयोजी ऊतकों का बना होता है। यह संयोजी ऊतकों का बना होता है। यह वृषण के अंदर कई पट्टों का निर्माण करता है। जिन्हें वृषण मीडिया स्टेनम कहते हैं। जिन्हें वृषण मीडिया स्टेनम कहते हैं। और इसकी कोशिकाओं यानी कि इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती हैं उन्हें, और इसकी कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका कहते हैं, जो नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है टेस्टोस्टेरोन। इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्या कार्य करता है, तो यह है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नंबर दूसरा है, यह है शुक्र जनन को प्रेरित करता है। नंबर तीसरा है द्वितीयक सहायक लैंगिक जनन अंगों का विकास करता है। तो वृषण की आंतरिक संरचना क्या है, वृषणीय संपुट से ढके रहते हैं। इसमें वृषण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। नंबर एक ट्यूनिका वेजाइनेलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यह ट्यूनिका वेजाइनेलिस क्या होते हैं, यह बाह्य आवरण बनाती है, वृषण का बाह्य आवरण बनाती है, जो दो पेरिटोनियम इस तरह का बना होता है। नंबर एक पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरा है विसरल पेरिटोनियम। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है यह आंतरिक आवरण होता है, यह आंतरिक आवरण बनाता है। यह संयोजी ऊतकों का बना होता है। यह वृषण के अंदर कई पट्टों का निर्माण करता है, अनेक पट्टों का निर्माण करता है, जिन्हें वृषण मीडिया स्टेनम कहते हैं।
और इसकी कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जब ये संरचना एक पट्टों का निर्माण करते हैं तो त्रिभुजाकार कई आकृतियां बना लेती हैं अंदर, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो ब्रिसड मीडियास्ट्रीम कहते हैं। और इसकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका कहते हैं, जो नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं। लीडिंग कोशिका का काम क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, यह शुक्र जनन को प्रेरित करते हैं, और इसका जो नियंत्रण होता है वो आपका पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा होता है। द्वितीयक सहायक लैंगिक अंगों का भी विकास करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। आइए अब आगे देखते हैं। अब चर्चा करेंगे शुक्र जनन नलिका पर। शुक्र जनन नलिका। तो शुक्र जनन नलिका क्या होती है? शुक्र जनन नलिका वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह है वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह दो झिल्लियों से ढकी रहती है, यानी इसके भी बाहर क्या होती है? इसके भी चारों तरफ दो झिल्लियां होती हैं। नंबर 1 आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। और नंबर दूसरी होती है बाह्य झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को बोलते हैं ट्यूनिका, प्रोपेरिया, और दूसरी होती है आपकी जनन उपकला। जनन उपकला। जनन उपकला ये भी दो प्रकार की होती है। जनन उपकला भी जो होती है वो भी आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 नर जनन कोशिका, और दूसरी होती है आपकी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। तो शुक्रजनन नलिका क्या होती है? यह वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह दो झिल्लियों से ढकी रहती है। दो झिल्लियों से क्या होती है? दो झिल्लियों से ढकी रहती है, या इसके चारों तरफ दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। पहली झिल्ली जो आंतरिक झिल्ली होती है अंदर वाली, उसको ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। जो बाह्य झिल्ली आपकी होती है, ये आपकी होती है बाह्य झिल्ली, और ये होती है आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली, और ये होती है आपकी आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली को ट्यूनिका प्रोपेरिया बोलते हैं, और आंतरिक झिल्ली को बोलते हैं जनन उपकला। अब जनन उपकला है वो भी दो प्रकार की होती है, नर जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। अब क्वेश्चन ये बनता है सर्टोली कोशिका क्या होती है, नर जनन कोशिका तो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है। अब हम टॉपिक चर्चा करते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या होती है? सर्टोली कोशिका
तो सर्टोली कोशिका क्या होती है? यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो पीयूष ग्रंथि के या इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन द्वारा प्रेरित होती है। सर्टोली कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, प्रेरित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि का FSH हार्मोन जो होता है वो करता है। और पीयूष ग्रंथि को आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। और अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रण इस पीयूष ग्रंथि का होता है। ये मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। और इसकी स्थिति पूछी जाए तो स्थिति कहाँ होती है? इसकी स्थिति होती है मस्तिष्क के अधर तल पर। मटर के दाने के आकार की होती है, मामूली सी छोटी सी बिंदी के माफिक होती है। मटर के दाने के आकार की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और नलिका विहीन ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। नलिका विहीन ग्रंथियां काफी हमारे शरीर में पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम नलिका विहीन ग्रंथियां। चलो आइए आगे चर्चा करते हैं। तो सर्टोली कोशिका जो होती है यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH हार्मोन जो होता है उसके द्वारा प्रेरित होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी कि जो सर्टोली कोशिका है यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। इसकी खोज एनरिको सर्टोली ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? एनरिको सर्टोली ने की थी। तो सर्टोली कोशिका क्या होती हैं? यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जो पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं और इसकी खोज एनरिको सर्टोली ने की थी, इसलिए इनको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। अब सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सर्टोली कोशिका के काम के बारे में। सर्टोली कोशिका के कार्य। तो सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? नंबर 1, शुक्राणुओं को आलंबन पोषण व
व सुरक्षा प्रदान करना। नंबर दूसरा है शुक्र जनन के समय अवशिष्ट पदार्थ का भक्षण करना। अवशिष्ट पदार्थ का भक्षण करना। नंबर तीसरा है एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्राव करना जो भ्रूण में मादा जनन वाहिनियों को रोकता है। जो भ्रूण में मादा जनन वाहिनियों को रोकता है। और चौथा पॉइंट है इससे इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है। तो सर्टोली कोशिका क्या होती हैं? ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जो पीयूष ग्रंथि के एफएसएच हार्मोन के द्वारा प्रेरित होती हैं, जिसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। क्या? सर्टोली कोशिकाएं स्तनधारियों में पाई जाती हैं। इनकी खोज एनरिको सर्टोली ने की थी। सर्टोली कोशिका के कार्य क्या होते हैं? शुक्राणुओं को आलंबन या पोषण को वह सुरक्षा प्रदान करना। शुक्र जनन के समय अवशिष्ट यानी जनन यानी शुक्राणुओं का जब निर्माण होता है तब जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका भक्षण करना। किसका? सर्टोली कोशिका। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो भ्रूण में मादा जनन वाहिनियों रोकता है और इससे इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है। अब यहाँ तक आपका जो था मानव यानी कि प्राथमिक जनन अंग, नर जनन अंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें प्राथमिक जनन अंग से रिलेटेड पूरे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब हम सहायक नर जनन अंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब टॉपिक है हमारा सहायक यानी कि मानव नर जनन तंत्र जो होता है उसमें 3 प्रकार के जनन तंत्र या जनन अंग पाए जाते हैं। एक तो प्राथमिक जनन अंग यानी कि वृषण के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। अब दूसरा होता है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सहायक जनन अंग की बात होगा सहायक जनन ग्रंथियां। तो इसमें नंबर 1 आपका आता है एपिडिडाइमिस। दूसरे नंबर पे आता है इसमें शुक्रवाहिनियां। और नंबर तीसरे पे आता है इसमें शुक्राशय। और चौथा नंबर आपका होता है शिश्न। तो सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय और शिश्न। तो नंबर 1 हमारा टॉपिक है एपिडिडाइमिस। इसे अधिवृषण भी कहते हैं। इसे अधिवृषण भी
कहते हैं। मनुष्य में यह 6 मीटर व खरगोश में 3 मीटर लंबा पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। प्रकार की बात करें तो प्रकार होते हैं इसके 3। नंबर 1 कैपिट एपिडिडाइमिस, ठीक है। कैपिट एपिडिडाइमिस ये होता है बाह्य। नंबर दूसरा होता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ये आपका होता है मध्य। और तीसरा आपका जो है वो होता है कार्डो एपिडिडाइमिस। कार्डो एपिडिडाइमिस ये आपका होता है निचला, बाह्य, मध्य और निचला भाग होता है। तो एपिडिडाइमिस क्या होता है, इसे अधिवृषण भी कहते हैं। मनुष्य में 6 मीटर लंबा होता है, खरगोश में 3 मीटर लंबा होता है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, कैपिट 3 प्रकार होते हैं इसके, कैपिट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस और कार्डो। कार्य क्या होता है, अगर कार्य की बात करें तो शुक्राणुओं का क्या करता है, शुक्राणुओं का अस्थायी संचय या फिर बोल सकते हैं संग्रह करता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा है शुक्रवाहिनियां। दूसरा क्या है हमारा, शुक्रवाहिनियां। तो अपवाहक जो नलिकाएं होती हैं वो एपिडिडाइमिस से निकलकर ही शुक्रवाहिनियां कहलाती हैं। अपवाहक नलिकाएं एपिडिडाइमिस से निकलकर अपवाहक नलिकाएं एपिडिडाइमिस से निकलकर शुक्रवाहिनियां कहलाती है। शुक्रवाहिनियां कहलाती है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा शुक्राशय। इसे यूटेरस मैस्क्यूलाइनस भी कहते हैं। यह भ्रूणीय मुलेरियन नलिका से व्युत्पन्न होता है।
इसे यूटेरस मैस्क्यूलाइनस भी कहते हैं। यह भ्रूणी मुलेरियन नलिका से व्युत्पन्न होता है। यह है वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। यह वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। चौथा पॉइंट है हमारा क्या है, शिश्न। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, शिश्न। शिश्न क्या होता है, यह है नर का मैथुनांग है जो लंबा कोमा बेलनाकार व उत्थानशील या इरेक्टाइल बोल सकते हो, उत्थानशील होता है। इसका अग्रभाग मोटा होता है जिसे शिश्न मुंड कहते हैं। और प्रपीयूष भी कहते हैं। कार्य देख लो, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, मैथुन के समय वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाता है। मादा की योनि में पहुंचाता है जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। तो ये तो थे आपके सहायक जनन अंग। अब हमारा बचा टॉपिक सहायक जनन ग्रंथियां। उनको भी देख ले रहे हैं कौन कौन सी होती है सहायक जनन ग्रंथियां। इससे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, शिश्न। एपिडिडाइमिस क्या होता है, इसे अधिवर्षण भी कहते हैं। मनुष्य में 6 मीटर लंबा और खरगोश में 3 मीटर लंबा पाया जाता है। प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार का होता है, कैपिड एपिडिडाइमिस और कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कार्डो एपिडिडाइमिस। कैपिड को बाह्य कहते हैं, कॉर्पस मध्य होता है, कार्डो निचला होता है। कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का अस्थायी संचय करता है या संग्रह करता है। शुक्रवाहिनियां क्या होती है, अपवाहक नलिकाएं जो एपिडिडाइमिस से बाहर निकल जाती हैं वही शुक्रवाहिनियां कहलाती हैं। शुक्राशय क्या होता है, इसे यूटेरस मैस्क्यूलाइनस भी कहते हैं। यह भ्रूणीय मुलेरियन नलिका से व्युत्पन्न होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। यह विधि का 60 से 70% भाग बनाता है। शिश्न, यह नर का मैथुनांग है जो लंबा बेलनाकार व उत्थानशील होता है। इसका अग्रभाग मोटा होता है जिसे शिश्न मुंड कहते हैं। कार्य क्या होता है, मैथुन के समय वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाता है। और वीर्य का मादा की योनि में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। आइए अब देखते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। तो अब देखते हैं हम सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोस्टेट ग्रंथि और नंबर दूसरी होती है काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि 2 ग्रंथि होती हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। प्रोस्टेट
ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? यह मूत्र मार्ग के अधर भाग में पाई जाती है। यह मूत्र मार्ग के अधर भाग में पाई जाती है, जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाती है। पंद्रह से 30% भाग बनाती है। इसमें सिट्रिक अम्ल, फाइब्रिनोलाइसिन व स्पर्मिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। यह मूत्र मार्ग के अधर भाग में पाई जाती है, जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाती है। इसमें सिट्रिक अम्ल, फाइब्रिनोलाइसिन व स्पर्मिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए आवश्यक है। जो शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए आवश्यक है। जब नोट में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, सिट्रिक अम्ल आपको पता है खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है, फाइब्रिनोलाइसिन वीर्य को तरल बनाता है, जिससे शुक्राणु गतिशील रहती है। क्या होते हैं? गतिशील रहती है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा है काउपर्स ग्रंथि। इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथि ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे
पाई जाती है। तो इसे बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाई जाती हैं या फिर उपस्थित होती हैं। उपस्थित कह सकते हैं, उपस्थित होती हैं। तो नर जनन तंत्र से जितने भी आपका टॉपिक थे वो हमारे सब क्लियर हो गए हैं। नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग था वृषण के बारे में चर्चा कर ली। सहायक जनन अंग आपके क्या होते हैं, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय और शिश्न होते हैं, उसके बारे में भी अब चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा पॉइंट जो होता है सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, वो प्रोस्टेट और क्राउपस ग्रंथि होती हैं। अब नर जनन तंत्र से आपका जितना टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे और भी बच्चे हमसे जुड़ें और उनकी पढ़ाई बरकरार चलती रहे। और इससे अगली वाली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे मादा जनन तंत्र पर। इससे पहले हम किस पर चर्चा कर चुके हैं, नर जनन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब मादा जनन तंत्र पर अगली वाली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।